हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम देखने वाले हैं फरवरी 6 एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस क्वेश्चन, जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस सबके क्वेश्चन इंक्लूडेड है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की मिलेगा आपको। सारा क्वेश्चन मैंने कवर किया है। बाकी सारे एमटीएस का जो भी शिफ्ट हुआ है उसमें थीम बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, 20 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का नोट, बहुत सारा फोक डांसेस जो है वो भी, उसका भी थीम रिपीट हुआ है। तो प्लीज़ पुराने वीडियोस भी देख लीजिएगा। मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सारा पीडीएफ भी ऑलरेडी अपलोडेड है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? तो ये जो है हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब महात्मा गांधी का कुछ और भी बुक्स देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। तो उनका एक ऑटोबायोग्राफी था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ठीक है, याद रखना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। और फिर हिंद स्वराज तो अभी हमने देख ही लिया, जिसमें इंडियन होम रूल लीग का बात किए हैं, होम रूल का बात किए हैं। 1909 में आया था ये किताब। ठीक है, याद रखना 1909 में। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका किताब भी महात्मा गांधी जी ने लिखा है। और की टू हेल्थ, जिसमें सही तरीके का डाइट कैसे लेना है, सेल्फ हीलिंग कैसे हो सकता है बॉडी का, तो वो सब के बारे में महात्मा गांधी जी ने बताया है। तो ये 4 बुक जो है आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे तो और भी किताब लिखा हुआ है, अभी हम देख लेते हैं। तो जो जर्नल और न्यूज़पेपर है जो महात्मा गांधी जी ने रिलीज़ किया था अपने लाइफ टाइम में, तो एक इंडियन ओपिनियन करके आता था, साउथ अफ्रीका में इन्होंने लॉन्च किया था 1903 से 1915 के बीच में। और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने के लिए इंडियन कम्युनिटी के बीच में काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर था। ये गुजराती, हिंदी और तमिल लैंग्वेज में आता था, और इंग्लिश में भी 4 लैंग्वेज में आता था साउथ अफ्रीका में। यंग इंडिया जो है वो जब इंडिया आए तो उन्होंने स्टार्ट किया पब्लिश करना यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर था। और ये और क्या बोलते हैं, नवजीवन जो है वो भी गुजराती वीकली था, मतलब वीक में एक बार आता था। ठीक है, हरिजन जो है, हरिजन जर्नल जो है वो भी महात्मा गांधी जी का ये है, इंग्लिश वीकली था। ये पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी जी ने हरिजन बंधु और हरिजन सेवक नाम से पब्लिश किया था गुजरात में। ठीक है, यंग इंडिया याद रखना है, महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? According to the census 2011, which of the following state has the highest population? तो कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल? तो इन चारों में वेस्ट बंगाल की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। और ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो है सेंसस 2011 के हिसाब से लगभग 19 करोड़ 90 लाख का जनसंख्या है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं और भी। तो जनगणना क्या है? तो काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेटा। 1872 में पहली बार नॉन सिंक्रोनस जनगणना हुआ था। फिर 1881 में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ। 2011 जो है वो आखिरी सेंसस था। अभी 2027 या 26 में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट सेंसस होगा। 15वां सेंसस था 2011 का सेंसस। सेंसस जो है वो हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इस बार नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना की वजह से सेंसस कंडक्ट नहीं हो पाया 2021 में। और कौन कंडक्ट करता है सेंसस? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस, कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, और कौन सा मिनिस्ट्री देखता है सेंसस का काम? तो होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जी जिसके मिनिस्टर हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 121 करोड़ मतलब 1.21 बिलियन लोग इंडिया में प्रेजेंट है। अभी तो लगभग 1.47 बिलियन लोग हैं इंडिया में, मतलब 147 करोड़। और उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या था। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं और भी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता मतलब लिटरेसी कौन से राज्य की थी, तो केरला की थी। बिहार की सबसे कम थी लिटरेसी। और लिंगानुपात मतलब ये जेंडर रेशियो जो है, सेक्स रेशियो है, वो केरला में सबसे अच्छा, और न्यूनतम जो सबसे खराब सेक्स रेशियो है वो हरियाणा की है। ठीक है। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 तक का, वो 17.64% है। ये बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है कि ग्रोथ रेट क्या था। देख लेते हैं और भी थोड़ा फैक्ट कि क्योंकि पूरा ही सेंसस ही यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। तो लिटरेसी रेट जो है वो 74.04% थी। पुरुष साक्षरता दर मतलब मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। केरला की सबसे ज़्यादा 93.91%, बिहार की सबसे कम 61.80%। ठीक है। अब ये रूरल और अर्बन का उतना मत देखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अर्बन का 84.17% है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी। कजरी मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोक गायन शैली है? कजरी इज़ द फेमस फोक डांस एंड सिंगिंग स्टाइल ऑफ विच स्टेट? तो ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश का फोक डांस एंड फोक म्यूज़िक है। अब कुछ और भी देख लेते हैं डिटेल इसका। तो मानसून या सावन के महीने में ये गाया जाता है, फोक सिंगिंग उत्तर प्रदेश में। अब थोड़ा और भी फोक डांसेस देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो चरकुला जो कि ब्रज रीजन में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें जो है लैंप मतलब दिया वो सिर के ऊपर ये ले करके डांस किया जाता है। ठीक है। और ये मथुरा में फेमस है। रासलीला ये भी ब्रज रीजन में फेमस है। इसमें राधा और गोपीज जो हैं वो एक कृष्ण बनते हैं और ऐसे प्ले को डिपिक्ट करते हैं कि एक लड़का कृष्ण बनता है और राधा और गोपियाँ होती हैं, तो इसमें वो डिपिक्ट किया जाता है। नौटंकी जो है वो भी उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट की हुई है। कथक जो है वो क्लासिकल ये है, क्लासिकल डांस है, इंडिया का भी और उत्तर प्रदेश का भी। ठीक है। धोबिया हो गया पूर्वांचल रीजन में, राय हो गया बुंदेलखंड। मयूर डांस में पिकअप ये जो मोर के पंख हैं उससे एक ट्रेडिशनल टाइप का बेदिया डांस होता है ब्रज रीजन में। ठीक है। कजरी हो गया अभी हमने देखा। जोगिनी ये अवध रीजन में फेमस है। और पाई डंडा ये गुजरात का डांडिया से प्रेरित है, मतलब सिमिलर है गुजरात के डांडिया जैसा, पाई डंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज? पीर पंजल, अरावली, लद्दाख या जास्कर? तो अरावली जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अरावली जो है वो ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन में आता है, कैटेगरी में आता है, मतलब लगभग 4 बिलियन पुराना है वो अरावली माउंटेन। तो अभी तो वो रेसिड्यू होकर के काफ़ी छोटा हो गया है। अरावली न्यूज़ में भी था, इसलिए भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और लगभग ये जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था अरावली। और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर का है। ठीक है। अब देखते हैं कि हिमालय में कौन कौन सा पार्ट आता है। तो हिमालय में द ग्रेट हिमालय आता है। ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट पीक जो है ग्रेट हिमालय में है, और माउंट एवरेस्ट भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। फिर आता है लेसर हिमालय, ये साउथ ऑफ हिमाद्री में लोकेटेड है। यहाँ का जो पीक है वो लगभग 3,500 से 5,500 मीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर इतना रेंज है। और काफ़ी सारा हिल्स जो है वो लेसर हिमालय में ही है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट लेसर हिमालय देख लेते हैं। तो पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत रेंज जो है वो लेसर हिमालय का पार्ट है। फिर आता है शिवालिक। तो जो हिमालय का सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है ना, सदर्न मोस्ट फुटहिल ऑफ हिमालय, तो वहाँ पे शिवालिक रेंज आता है। ये सबसे यंग है और सबसे कम हाइट वाला पहाड़ जो है वो शिवालिक रेंज में ही मिलता है। ठीक है।
ट्रांस हिमालय देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है वो भी हिमालयन सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पे काराकोरम रेंज है जिसमें इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन आता है। ठीक है, फिर लद्दाख रेंज हो गया और जास्कर रेंज हो गया, ये तीनों ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। K2 जो है वो आपका POK में लोकेटेड है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में सर्व का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सर्व इन वॉलीबॉल? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। फ्लोट सर्व भी होता है वॉलीबॉल में, जंप सर्व भी होता है और अंडर हैंड सर्व भी होता है। ठीक है, रिलेटिवली आसान क्वेश्चन था। फ्लोट सर्व में क्या होता है कि कोई भी स्पिन नहीं होता है बॉल में, लेकिन इससे इसलिए किया जाता है ताकि मूवमेंट जो है बॉल का वो अनप्रिडिक्टेबल बनाया जा सके सामने वाले के लिए। मतलब आप ऐसे मारे कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि वो बॉल जा कहाँ रहा है। ठीक है, जंप सर्व होता है काफ़ी एग्रेसिव सर्व, मतलब काफ़ी फोर्स के साथ मारने वाला जंप सर्व होता है ताकि सामने वाला को टाइम नहीं मिले और ये वॉलीबॉल ड्रॉप कर दे। फिर होता है एक अंडर हैंड सर्व, जो कि ये ईजीएस्ट फॉर बिगिनर्स, जो नए नए खिलाड़ी होते हैं वो अंडर हैंड सर्व करके ही सर्विंग सीखते हैं। और जंप एंड फ्लोट सर्व जो है वो सबसे कॉमन टाइप ऑफ इंटरनेशनल मैचेस में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सर्व हो गया। इतना ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिरों का समूह है? हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन दिलवाड़ा जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन माउंट आबू? माउंट आबू राजस्थान में है और लगभग 5 टेम्पल का यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा माउंट आबू में। ये जैनिज़्म से रिलेटेड है। इसे बनवाया था ये विमल शाह ने। विमल शाह जो है वो कमांडर इन चीफ था सोलंकी किंग भीमदेव वन का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल याद रखना है कि विमल शाह किसका कमांडर था, तो भीमदेव वन का। और ये जो दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है ये लगभग 1031 से लेके 1032 AD के बीच में बनाया गया था राजस्थान में। और ये जो है पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ के लिए डेडिकेटेड है, जिसे ऋषभनाथ को ही हम आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक है, पहले तीर्थंकर थे। तो ये 5 टेम्पल देख लेते हैं कि किसे किसे डेडिकेटेड है। तो विमल वसही टेम्पल जो है वो फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ मतलब लॉर्ड आदिनाथ के लिए बिल्ट है। लूना वसही टेम्पल जो है वो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के लिए बनाया गया है। पीतलहार टेम्पल जो है वो लॉर्ड आदिनाथ ऋषभदेव के लिए ही बनाया गया है। और पार्श्वनाथ टेम्पल जो है वो 23वें तीर्थंकर लॉर्ड पार्श्वनाथ के लिए बनाया गया है। महावीर स्वामी टेम्पल लास्ट तीर्थंकर जो कि 24वें तीर्थंकर थे वो लॉर्ड महावीरा के लिए बनाया गया है। तो ये 5 टेम्पल, तो इसमें से अधिकतर किसके लिए, तो आदिनाथ ऋषभदेव के लिए, पहले तीर्थंकर के लिए ये जैन टेम्पल बनाया था विमल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवीस्टैट इंडिया रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? द एनवीस्टैट इंडिया रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसे जो है वो मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है रिलीज़ करती है। अब ये है क्या, ये देख लेते हैं। तो एनवीस्टैट इंडिया रिपोर्ट जो है वो NSO प्रिपेयर करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मोस्पी के अंडर ही काम करता है। 2018 से ये रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है। इसमें क्या है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन है इन्वायरमेंट रिलेटेड डेटा का। तो जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड डेटा है इंडिया में, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने कंजर्वेशन वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो सारा डेटा जो है आपका एनवीस्टैट इंडिया रिपोर्ट में ही मैनेज होता है। सारा बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा हुआ, तो ये एनवीस्टैट रिपोर्ट मोस्पी रिलीज़ करता है। ये 8वां एडिशन था, 2025 जून 2025 में रिलीज़ हुआ था। तो ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, गंगा दशहरा का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है?
गंगा दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। तो ये जो है हमारा ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। ज्येष्ठ महीना कौन सा महीना हो गया? तो मई और जून का जो महीना है उसे ज्येष्ठ महीना कहते हैं। ठीक है, मई और जून का महीना। ये जो है दशमी 10th डे ऑफ शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है ज्येष्ठ महीने का, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गंगा दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतम के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट गीतम इज और आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, गीतम इज द सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज द सिंपलेस्ट पद। तो क्या है इसका आंसर? तो ओनली वन, पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये सिंपलेस्ट पद नहीं है। ठीक है, गीतम इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक कॉम्पोजिशन कार्नाटिक म्यूजिक। कार्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करता है, मतलब सदर्न इंडिया का म्यूजिक है ये। बिगिनर स्टूडेंट के लिए बेसिक फॉर्म जो उनको लिए जो वोकल म्यूजिक होता है वो बनाने के लिए गीतम सिखाया जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि टेक्निकली पद और गीतम जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, पद जो है आपका वो इलाबोरेट ये कॉम्पोजिशन है और गीतम क्या है? बिगिनर स्टूडेंट के लिए, नए स्टूडेंट के लिए गीतम सिखाया जाता है। लेकिन पद जो है वो कॉम्प्लेक्स है एक तरह से, वो थोड़ा सा जब मास्टरी आपको आ जाता है तब सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फीचर्स है गीतम का क्या? तो पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। और गीतम का क्या है? तो इसका संस्कृत का मतलब ही सॉन्ग होता है। ठीक है, जो कंपोज करता हो, गीतम जो कंपोज करता हो। और गीतम के कंपोजर कौन है? तो पुरंदर दास प्रोपोनेंट है, ये याद रखना है पुरंदर दास को। कार्नाटिक म्यूजिक में बहुत बड़ा योगदान दिया है इन्होंने, सदर्न इंडिया का म्यूजिक कहते हैं कार्नाटिक। चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगे शेप SHAPE पेलोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शेप पेलोड ऑन द चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल? तो जो शेप मॉड्यूल था वो दूसरे एक्सोप्लैनेट पे जीवन का खोज करने के लिए उस मॉड्यूल को लगाया गया था चंद्रमा में। तो हमारा ऑप्शन बी, रहने योग्य छोटा ग्रह की खोज करने वाला, मतलब वहाँ पे हैबिटेशन हो सकता है कि नहीं, ह्यूमन वहाँ रह सकते हैं कि नहीं, ऐसा कोई एक्सोप्लैनेट का खोज करने के लिए शेप को चंद्रयान 3 में लगाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं चंद्रयान 3 जो कि स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये फुल फॉर्म है इसका, क्या पता नेक्स्ट शिफ्ट में ही आ जाए शेप का फुल फॉर्म। ये हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट था जो कि प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगाया गया था, जो कि अर्थ का जो भी स्पेक्ट्रल रे है उसको सिग्नेचर को स्टडी करना और वैसे ही एक एक्सोप्लैनेट का खोज करने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल एक्सेस वाटर को बाहर निकालते हैं? बाय विच प्रोसेस प्लांट प्राइमरली गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर? तो ये जो है हमारा ट्रांसपिरेशन के मदद से एक्सेस वाटर जो है वो निकालते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब ये जो ट्रांसपिरेशन है वो होता कैसे है? तो जो वाटर का वेपर है वो स्टोमाटा का जो लीफ पे जो स्टोमाटा रहता है, छोटा छोटा ओपनिंग होता है, उसमें से जो है एक्सेस वाटर लूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, 1 किलो जूल का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलो जूल, 1 किलो जूल? तो ये हो जाएगा बी, 1000 जूल होता है। ठीक है, मतलब 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। यहाँ पे 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल्स, मतलब 1000 जूल। ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, पॉलिटी से रिलेटेड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 और 27 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 26 एंड 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, अनुच्छेद
26 धार्मिक मामलों के प्रबंध में स्वतंत्रता देता है कि अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए करों टैक्सेस के भुगतान में मुक्ति देता है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन 6 ये आर्टिकल 26 जो है वो फ्रीडम टू मैनेज वंस रिलीजियस अफेयर, और आर्टिकल 27 जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है और उस पर पेमेंट ऑफ टैक्सेस मतलब टैक्स भी नहीं लगता है। ठीक है, मतलब आप किसी ये रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो उस पर जो प्रमोशन पे जो पैसा लगेगा वो उस पर टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पे देखते हैं हम आर्टिकल 25 से 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि रिलीजियस अफेयर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 जो हो जाएगा, व्यक्ति को धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता देता है। गिव्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस ऑफ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन, मतलब खुद का आप रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपागेट भी कर सकते हैं। आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर, मतलब खुद का धर्म आप के मामलों के प्रबंध में स्वतंत्रता देता है कि आप खुद का धर्म मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स वसूलने को से राज्य को रोकता है, मतलब जो गवर्नमेंट है आपसे टैक्स नहीं ले सकती है, आप अपना ये रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट। अगर कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें आप कोई भी अपना रिलीजन प्रमोट नहीं कर सकते हैं। वो स्कूल में जो भी शिक्षा है वो सेक्युलर वे में होगा। आपको अगर शिक्षा लेना है तो मदरसा होता है, वहाँ पे आप जाकर के कुरान का आयत पढ़ सकते हैं, मौलवी आपको कुरान का आयत पढ़ाएगा। फिर आपका जो गुरुकुल है वहाँ आप जाके संस्कृत और वेदों का ज्ञान ले सकते हैं। तो वो सब जो है वो सब स्टेट नहीं रन करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, वो सब में स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जहाँ भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। एजुकेशन पूरा सेक्युलर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी किसी धातु के बारे में नहीं जानते थे। द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वेयर अननोन टू विच मेटल, तो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, लोहा तो बहुत बाद में आया। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली अनफेमिलियर थे आयरन से। वो कॉपर यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, यहाँ तक कि सोना भी था और सिल्वर भी था, लेकिन आयरन एज उस टाइम तक नहीं आया था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 से लेकर 500 BC तक चला, उस टाइम पे ही आपका ये देखा जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो 2500 BC से 1500 BC तक चला, और आयरन जो है वो बहुत पहले प्रीडेट करता है, मतलब बहुत बाद में प्रीडेट करता है। ठीक है, उस टाइम तक कौन कौन सा मेटल के बारे में नॉलेज था, तो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर और लेड भी पता था। ये पांचों मेटल याद कर लीजिएगा, लेकिन आयरन के बारे में कोई चर्चा नहीं मिला है। हिंदी में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग खोदना खोदना शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम ऑपोजिट शब्द कौन सा है। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिग। तो डिग मतलब होता है खोदना, तो उसका उल्टा हो जाएगा भरना, फिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गेट बैक वापस आना / लौटना का सबसे उपयुक्त विलोम ऑपोजिट शब्द कौन सा है। विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फ्रेज गेट बैक। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डिपार्ट। ठीक है, गेट बैक मीन्स टू रिटर्न, whereas depart means to leave a place. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे अ वेल ऑफ अ टाइम का अर्थ क्या है। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अ वेल ऑफ अ टाइम। तो इसका मतलब होता है ना कि खूब मज़े करना, बहुत जीवन के आनंद आ जाना, तो बहुत अधिक आनंद लेना या बहुत मज़ा करना, उसे अ वेल ऑफ अ टाइम कहते हैं। ठीक है,
मतलब पूरा ज़िंदगी का मज़ा आ गया। एक्सट्रीमली इंजॉयबल एंड फन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्लेप्टोमेनिया की सही वर्तनी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो विच इज़ द फॉलोइंग करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्लेप्टोमेनिया? तो ये तो क्वेश्चन में ही लिख दिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन सी, क्लेप्टोमेनिया होता क्या है? तो क्लेप्टोमेनिया ना एक कंटिन्यूअस अर्ज होता है इंसान को, कोई कोई को होता है कि वो चोरी किए बिना रह नहीं सकता है, तो उसे क्लेप्टोमेनिया बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फैसिनेशन की सही वर्तना करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? विच इज़ द फॉलोइंग करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फैसिनेशन? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फैसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? द दुर्गापुर स्टील प्लांट वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? तो ये जो है यूएसएसआर के हेल्प से, सोवियत यूनियन के हेल्प से इस्टेब्लिशमेंट किया गया था दुर्गापुर का ये स्टील फैक्ट्री। कब हुआ था? तो लगभग 1956 में हुआ था, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंडर। और ये वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में जो दुर्गापुर जो शहर है उसमें किया गया था, और अभी इसे करेंटली सेल के अंडर मेंटेन किया जाता है, ठीक है, फंक्शन करता है सेल के अंडर। कुछ और भी देख लेते हैं स्टील प्लांट। तो भिलाई जो स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ का, उसे भी यूएसएसआर ने हेल्प किया था इस्टेब्लिश करने में। राउरकेला जो उड़ीसा में है वो वेस्ट जर्मनी के हेल्प से इस्टेब्लिश किया गया था। और बोकारो जो झारखंड में है वो भी यूएसएसआर के हेल्प से बोकारो स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे स्कॉट स्पेस सर्कुमस्टेंशियल ऑर्बिटल ट्रैकर मिशन किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? द स्कॉट स्पेस सर्कुमस्टेंशियल ऑर्बिटल ट्रैकर मिशन विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बीन डेवलप्ड बाई विच इंडियन स्टार्टअप? तो इसे जो है स्काईरूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी, इस प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप ने इसे ये किया है, बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको देख लीजिए। तो जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 से। बेंगलुरु का स्टार्टअप है, दिगांतर बेस्ड, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है ये, आईआईएससी बेंगलुरु। और ये पढ़ लीजिए। और क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग ये वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है, जैसे 5 सेंटीमीटर से भी छोटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेस ट्रैफिक के लिए काफ़ी हेल्प करेगा वो, क्योंकि स्पेस में भी कंटिन्यूसली सब सैटेलाइट भेज ही रहा है, स्पेस डिब्री भी बढ़ रहा है। तो नया नया जो भी सैटेलाइट, इम्पोर्टेंट सैटेलाइट जाता है तो वो भी स्पेस डिब्री से टकराने से प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसी के लिए ये स्टार्टअप बनाया था, ठीक है, स्कॉट। इनमें से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर? तो ऑप्शन सी, डिसइन्वेस्टमेंट प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? तो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल रियरिंग हो गया, एनिमल ब्रीडिंग हो गया, माइनिंग हो गया, तो ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली जो है आप एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट में गए तो फॉरेस्ट का लकड़ी यूज़ कर लिए, फॉरेस्ट में गए तो फॉरेस्ट का फल यूज़ कर लिए, तो वो सब डायरेक्ट आप नेचुरल रिसोर्सेज नेचर से डायरेक्ट ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल का सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी, 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे हो। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम केमिकली बॉन्ड टुगेदर। एग्जाम्पल, O2 हो गया, दो ऑक्सीजन का एटम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लिया, मतलब O2 बना लिया, तो यही होता है मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, च्वांग लाइजॉन, यार कैसा नाम है, च्वांग लाइजॉन डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो ये जो है हमारा
मिजोरम से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मिज़ोरम ये जो च्वाई लैंगज़ुआन ट्रेडिशनल फोक डांस है मिज़ोरम का, ये कम्युनिटी सेलिब्रेशन और सोशल हार्मनी के लिए किया जाता है। कुछ और भी आइकॉनिक डांस देख लेते हैं मिज़ोरम का, तो चेराव हो गया, बैम्बू डांस, छेलम हो गया, क्वालम हो गया, चुआंग लेजाम अभी हमने देखा, और सरलामकाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड हु डज नॉट हैव एनफ मनी टू पे हिज डेप्ट और बेसिक नीड्स? तो उसे पॉपर कहते हैं। ठीक है, पॉपर मतलब वो बिल्कुल उसका दिवालिया निकल गया, उसके पास पैसा नहीं है अपना कर्ज चुकाने का। ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर पर्सन, लैक मनी टू इवन बेसिक नीड और टू पे डेप्ट, मतलब डेली का खाना पीने का भी उसके पास पैसा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक शब्द के दो अलग अलग अर्थ क्या हैं, जिनमें से एक का संबंध नदी रिवर से है? व्हाट आर द टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड बैंक, वन ऑफ विच इज रिलेटेड टू अ रिवर? तो हमारा ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा, अ रिवर साइड एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और बैंक मतलब नदी का किनारा, तो यही हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक व्हेन लव केम कॉलिंग? तो ये हो जाएगा प्रीति शेनॉय। प्रीति शेनॉय का बुक है व्हेन लव केम कॉलिंग। ठीक है, ये जो है रोमांटिक फिक्शन नॉवल है, 2020 में पब्लिश किया गया था, और इसका जो दो कैरेक्टर है वो लव स्टोरी है बिटवीन टू कैरेक्टर, पूजा एंड आर्या। तो यही दो मेन कैरेक्टर है व्हेन लव केम कॉलिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में समवर्ती सूची के कुल कितने विषय शामिल थे? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो हमारा 47 था। ठीक है, अभी 52 है। यहाँ मैंने गलत दे दिया है, प्लीज़ इसे काट लीजिएगा, आई एम सॉरी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 47 था, नए में 52 है। ठीक है, प्लीज़ आई एम सॉरी, ऑप्शन लिखने में कभी कभी गलत हो जाता है। तो यूनियन लिस्ट में अभी जो है वो 100 सब्जेक्ट है, लेकिन ओरिजिनली था 97 सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है यूनियन लिस्ट पे। स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसको कोई भी पावर नहीं है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाने का। क्या क्या सब्जेक्ट मैटर आता है यूनियन लिस्ट में? तो जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, तो ये सब मामले में सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है लॉ। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स है करेंटली, लेकिन ओरिजिनली जो है वो 66 सब्जेक्ट थे, मतलब 5 सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट से हटा करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए। तो स्टेट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है? तो पुलिस है, पुलिस हर एक राज्य की अपनी पुलिस होती है और उससे रिलेटेड अपने अलग अलग कानून होते हैं। पब्लिक ऑर्डर हो गया, जो जेल का कोड होता है वो अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, लैंड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब राज्य के विधानसभाएं इस मैटर पे लॉ बना सकती हैं। कंकरेंट लिस्ट क्या हो गया? तो लिस्ट 3 जो है कंकरेंट लिस्ट है, जिसपे राज्य भी और पार्लियामेंट भी दोनों ही लॉ बना सकता है। ओरिजिनली 47 थे, लेकिन अभी 52 सब्जेक्ट्स है। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज एंड डाइवोर्स, क्रिमिनल लॉ और ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये सब कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो अभी 52 है, लेकिन ओरिजिनली 47 था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनाबाद निम्नलिखित में से किस धातु के मुख्य ओर है? सीनाबाद इज द प्राइमरी ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? तो ये जो है हमारा एल्यूमिनियम का ओर है सीनाबाद, अरे सॉरी मरकरी का ओर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आयरन का ओर देख लेते हैं, तो हेमाटाइट हो गया Fe2O3, मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4, लिमोनाइट हो गया Fe2O3.XH2O,
और साइड्राइट हो गया FeCO3। एल्यूमिनियम का देखते हैं तो एल्यूमिनियम का जो हो गया बॉक्साइट सबसे फेमस और सबसे मेन ओर है बॉक्साइट Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट हो गया, कोरंडम हो गया, कोरंडम भी एग्ज़ाम में आता है, याद रखिएगा, एल्युमिनियम का है। और सिनाबाद हो गया हमारा मरकरी का मेन और तांबा कॉपर का हो गया क्यूपराइट, चैल्कोपाइराइट, मैलेचाइट और एजुराइट। ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत बार आता है ये सब क्वेश्चन और भी अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डेथ रेट इज़ मोर देन द बर्थ रेट द पॉपुलेशन विल। ये तो सिंपल है, अगर मरने का दर ज़्यादा हो और जन्म लेने का दर कम तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान। अभी 2024 में टोटल बर्थ जो है वो 6,80,000 बच्चों का ही हुआ था, इसीलिए वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बूढ़ा होते जा रहा है। लगभग 30% से ज़्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन है जापान का, तो पॉपुलेशन डेमोग्राफी बिगड़ रहा है वहाँ का। ठीक है, हम तो समझ ही गए। ऑप्शन अब ये क्या पढ़े इसका एक्सप्लेनेशन। तो ख़त्म होता है हमारा, सारा मैंने कवर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। फिर ज़रूर आइएगा चैनल पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है इस चैनल पे, फ्री इनिशिएटिव फॉर SSC और अदर एग्जामिनेशन एज वेल। GK GS आपका पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।